बच्चों, परिचय के बाद जो है अब हम अध्ययन करेंगे कि हमें संसद क्यों चाहिए या संसद की आवश्यकता क्या है। तो व्यवस्थापिका केवल कानून बनाने वाली संस्था ही नहीं है, इसके अनेक कार्यों में कानून बनाने का कार्य भी शामिल है। मतलब एक कार्य ऐसा भी है जिसमें कानून का निर्माण किया जाता है। बाकी इसके अलावा और बहुत से काम हैं इसके। यह देखा गया कि यह सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र है। कौन किसको माना गया है? व्यवस्थापिका को। तो सभी जो है कार्यों को सम्मिलित इसमें किया गया है, क्योंकि जितने भी कानून होते हैं उन सबको बनाने का काम केवल व्यवस्थापिका के द्वारा ही किया जाता है। यह सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का एक केंद्र माना गया है। किसको? व्यवस्थापिका को। और संसद लोक प्रभुसत्ता एवं भारतीय लोगों की इच्छाओं का प्रतीक है। यह कई प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य करती है। यह सभी महत्वपूर्ण कार्यों और जनता की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली संस्था है। तो जनता की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली संस्था क्यों माना गया है? क्योंकि इसमें चुनाव जो है एक सदन का प्रत्यक्ष रूप से होता है, इसलिए लोग जो है अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अपनी इच्छानुसार अपने नेता का चुनाव करते हैं। यह सभी महत्वपूर्ण कार्यों और जनता की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली संस्था इसीलिए मानी जाती है। संसद की आवश्यकता को हमें निम्न रूपों में समझ सकते हैं। जैसे नंबर 1, क्या कार्य करती है? कानून का निर्माण करती है, उसके लिए आवश्यक है। कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए आवश्यक है। वित्त अथवा धन पर नियंत्रण रखने के लिए इसकी आवश्यकता है। प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भी इसकी आवश्यकता है। संविधान में संशोधन करने के लिए भी इसकी आवश्यकता है। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी इसे आवश्यक माना गया है। जनता की शिकायतों का निवारण करने के लिए भी यह बहुत ही आवश्यक संस्था मानी गई है। अब आप देखते हैं कि भारत में जितने भी राज्य हैं, जैसे 29 राज्य हैं, तो वो उस 29 राज्यों में 2 सदनों वाली व्यवस्थापिका अथवा विधान सभा और विधान परिषद, ठीक है, किन किन राज्यों में है? तो विधान सभा तो भारत के सभी 29 राज्यों में है, लेकिन विधान परिषद जो है वो भारत के केवल 7 राज्यों में है। बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। इन जगहों पर 2 सदनों वाली व्यवस्थापिका है। मतलब विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। इसे 2 सदनों वाली व्यवस्थापिका का नाम दिया जाता है। अब हम संसद के बारे में अध्ययन करेंगे कि संसद के जो 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वो किस तरह से कार्य करते हैं। पहले हम यहाँ पे राज्यसभा के बारे में अध्ययन करेंगे कि राज्यसभा क्या है। सबसे पहले नंबर पे इसके निर्वाचन का अध्ययन करेंगे। राज्यसभा का निर्वाचन संसद के प्रत्येक सदन में प्रतिनिधित्व का आधार अलग अलग है। प्रतिनिधित्व मतलब प्रत्येक सदन, मतलब लोकसभा का भी अलग है और राज्यसभा का भी अलग है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है और इसका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करने के लिए यही पद्धति अपनाई गई है। अर्थात आपको अगर ध्यान होगा तो इसी पद्धति से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भी चुनाव किया जाता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए? पहली योग्यता तो ये होनी चाहिए कि वो भारत के नागरिक हों। दूसरी, उनकी आयु 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तीसरा, वह भारत सरकार या अन्य किसी राज्य सरकार के अधीन किसी लाभदायक पद पर कार्य न कर रहा हो, अर्थात सरकारी नौकरी न कर रहा हो। चौथा, वह संसद के कानून द्वारा निश्चित की गई योग्यताओं को पूरा करता हो। मतलब राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए संसद ने जो योग्यता निर्धारित की है
उसे वह पूरा करने की क्षमता रखता हो। तीसरा इनका पॉइंट्स क्या है, सदस्य संख्या। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, मतलब 250 के आसपास है, लेकिन वर्तमान समय में इनकी सदस्य संख्या 245 है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, और ये सदस्य होते कैसे हैं, राष्ट्रपति का चैप्टर जब आपने अध्ययन किया था तो उसमें भी ये बात आई थी। होते कैसे हैं, जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, इनके क्षेत्र में, समाज सेवा, इनके क्षेत्र में कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त हुई हो, ऐसे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, उनका चुनाव नहीं होता। अर्थात आप 245 में से 12 को माइनस कर सकते हैं। चौथा जो है वो है कार्यकाल। कार्यकाल मतलब समय। तो राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, प्रधानमंत्री का, राज्यपाल का, सबका 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का इसलिए होता है क्योंकि यह एक स्थायी सदन है, और अवकाश ग्रहण इनके 2 वर्ष के बाद क्या होता है कि 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उनके स्थान पे नए सदस्यों का चुनाव कर लिया जाता है। जिस तरह से लोकसभा पूरी तरह से भंग हो जाती है, राज्यसभा वैसी नहीं होती है। केवल यहाँ पर 1/3 या 2/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, मतलब 6 वर्ष के बाद, और उनके स्थान पे नए सदस्यों का चुनाव कर लिया जाता है। राज्यसभा स्थायी सदन होने के कारण कभी भी भंग नहीं होती है। फिर 5वें नंबर पे है पदाधिकारी। राज्यसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं, सभापति और उपसभापति। तो जो सभापति होता है वो क्या होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। जिस तरह से राष्ट्रपति किसी सदन का सदस्य नहीं होता है, उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति भी किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही करते हैं। मतलब राज्यसभा में जैसे 250 सदस्य हैं तो वो अपने में से ही एक को उपसभापति का चुनाव करेंगे। फिर 6ठे नंबर पे है अधिवेशन। राज्यसभा व लोकसभा का अधिवेशन एक साथ प्रारंभ होता है और एक वर्ष में 2 बार होना आवश्यक है। एक तो ग्रीष्मकालीन और दूसरा शीतकालीन, और इन दोनों के बीच में 6 महीने का अंतर होना चाहिए। तो ये तो राज्यसभा की रचना थी। अब हम अध्ययन करेंगे राज्यसभा का कार्य। तो राज्यसभा की शक्तियाँ, कार्य व उसके अधिकार। राज्यसभा की शक्तियाँ, कार्य व उसके अधिकार। तो शक्तियाँ कहिए, कार्य कहिए, अधिकार कहिए, ये सारी बातें एक ही होती हैं। सबसे नंबर 1 पे है विधायी शक्तियाँ अथवा विधि निर्माण शक्ति अथवा कानून निर्माण शक्ति। ये सब एक ही बात को इंगित करती हैं। तो लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा को भी कानून निर्माण का कार्य दिया गया है और किया जाता है। उसके साथ संविधान के द्वारा और वित्तीय विधेयकों के संबंध में दोनों सदनों को बराबर अधिकार है। मतलब धन संबंधी विधेयक को छोड़ करके, मनी मैटर को छोड़ करके जो अधिकार लोकसभा को प्राप्त हैं वही अधिकार राज्यसभा को भी प्रदान किए गए हैं। कानून निर्माण संबंधी विधेयक दोनों में से किसी में भी प्रस्तावित किया जा सकता है और दोनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। मान लीजिए कोई प्रस्ताव पहले लोकसभा में रखा गया तो फिर राज्यसभा में आएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। मान लीजिए पहले राज्यसभा में रखा गया तो वहाँ से पास होके लोकसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। और सभी महत्वपूर्ण विधेयक
लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं। तो वैसे तो देखा गया है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है किसके सदस्य होते हैं, लोकसभा के। तो इसलिए सारे महत्वपूर्ण विषय या सभी महत्वपूर्ण विषयों पर कानून बनाने का कार्य जो प्रस्तावित होता है वो जनरली लोकसभा में ही किया जाता है। दूसरा है वित्तीय शक्तियाँ। राज्यसभा को कुछ वित्तीय शक्तियाँ अथवा धन संबंधी शक्तियाँ भी प्रदान की गई हैं। कुछ वित्तीय शक्तियों में संविधान द्वारा राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में थोड़ा निर्बल स्थिति प्रदान की गई है धन के संबंध में, और संविधान के अनुसार वित्त विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तावित किए जाते हैं, उसके बाद जब वहाँ से स्वीकृत हो जाते हैं तो राज्यसभा के पास भेजे जाते हैं, और राज्यसभा के पास जो है 14 दिन का समय होता है। ठीक है, तो 14 दिन के समय के बाद जो है वो उस पर विचार विमर्श करके कहाँ वापस लौट आते हैं, लोकसभा के पास। राज्यसभा वित्त विधेयक के संबंध में अपने सुझाव लोकसभा को दे सकती है, मतलब जो वहाँ से वित्त विधेयक के संबंध में प्रस्ताव आया है उस पर राज्यसभा के द्वारा कुछ न कुछ सुझाव दिया जा सकता है। लोकसभा उन प्रस्तावों को माने या न माने ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसे मानना है या फिर नहीं मानना है। तीसरा पॉइंट है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ या कार्यपालिका पर नियंत्रण। संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद संसद के लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो शासन व्यवस्था दो प्रकार की होती है, संसदात्मक या फिर अध्यक्षात्मक। तो जिन देशों में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होगी वहाँ पर सब कुछ प्रधानमंत्री का नहीं होगा, बल्कि वहाँ पर केवल राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री नहीं होता है। ठीक है, केवल राष्ट्रपति होता है। जैसे अमेरिका को मान लीजिए, रूस को मान लीजिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं है, केवल कौन है, राष्ट्रपति है। तो उन देशों की शासन व्यवस्था कैसी है, अध्यक्षात्मक। लेकिन भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है, इसलिए यहाँ पर शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद संसद के लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अतः भारत में भी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं। ठीक है, लोकसभा के प्रति क्यों उत्तरदायी होती है, क्योंकि लोकसभा में मंत्रिपरिषद होती है और मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इसलिए राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं जब इनकी बैठक होती है वर्ष में 2 बार, तब की बात होती है ये, और उनकी आलोचना भी कर सकते हैं, किंतु इन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रियों को हटाने का अधिकार नहीं है। मतलब अगर किसी मंत्री के ऊपर विश्वास नहीं है तो उसे पद से हटा दिया जाए, ऐसा नहीं कर सकते। कौन नहीं कर सकता है, राज्यसभा के सदस्य। चौथा है विशेष अधिकार। राज्यसभा के पास 2 विशेष अधिकार भी होते हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ें लोकसभा को प्राप्त है, राज्यसभा को नहीं है। कुछ चीज़ें राज्यसभा को प्राप्त हैं, लोकसभा को नहीं है। तो राज्यसभा के पास 2 अधिकार ऐसे हैं जो लोकसभा के पास नहीं है। जैसे नंबर 1, अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। जैसे हमने आपको पहले ही बताया था, सूचियाँ 3 प्रकार की होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो तीनों के विषय भी अलग होते हैं। संघ सूची पर कानून संसद बनाती है जिसमें 97 विषय होते हैं। राज्य सूची में 66 विषय होते हैं जिसमें राज्यों की सरकार कानून बनाती है अथवा विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, जहाँ पे विधान परिषद नहीं होती है वहाँ पे ये कार्य केवल अकेली विधानसभा ही करती है, और इसका तीसरा मेंबर होता है राज्यपाल। लेकिन अगर मान लीजिए राज्यसभा अपने कुल सदस्य समवर्ती सूची, तीसरी सूची जो होती है, इसमें 47 विषय होते हैं जिस पर अधिकार संसद का भी होता है और राज्य की सरकार का भी होता है। तो जो राज्य के पास 66 विषय हैं और अगर राज्यसभा चाहे
तो उन विषयों में से किसी एक विषय को यह घोषित कर सकती है कि वह राष्ट्रीय महत्व का है। और अगर उसने उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया तो ऐसे विषय पर कानून बनाने का कार्य संसद का माना जाएगा। दूसरा, अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा ही अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार को सौंप सकती है। वैसे सेवाएं कौन कौन सी हैं? 3 प्रकार की हैं। अखिल भारतीय सेवा, संघीय लोक सेवा और प्रांतीय सेवा। ठीक है, तो अगर किसी नई सेवा का वो करना है तो जो है संसद जो है उसे पास कर सकती है और इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को वो दे सकती है। पांचवा अधिकार है संविधान संशोधन की शक्ति। तो जिस प्रकार से संविधान में संशोधन का अधिकार लोकसभा को है, उसी प्रकार से संविधान में संशोधन करने का कार्य राज्यसभा को भी है। इस संबंध में दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है। संशोधन प्रस्ताव तभी स्वीकृत समझा जाता है जब दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाए। संशोधन प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में असहमति होने पर संविधान में संशोधन का प्रस्ताव गिर जाएगा। मतलब भारतीय संविधान में जब आपने देखा होगा कि संशोधन की पद्धति है ना, वो को ग्रहण किया गया दूसरे देश के संविधान से, उसे वो वहाँ पे रखा गया। आप संविधान के स्रोत में जाएंगे तो वहाँ मिल जाएंगे आपको कि संविधान में संशोधन पद्धति किस देश के संविधान से ली गई थी। तो संविधान में कोई भी संशोधन या परिवर्तन करना है, इसके संबंध में दोनों सदनों की उपस्थिति और सहमति आवश्यक है। अगर किसी एक की असहमति होती है तो समझ लीजिए वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। फिर है न्यायिक कार्य। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के संबंध में प्रस्ताव पर विचार करने का कार्य संसद के न्यायिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। तो राष्ट्रपति को के ऊपर महाभियोग लगाने का कार्य भी संसद करती है। उपराष्ट्रपति के ऊपर भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के ऊपर भी महाभियोग लगाने का कार्य संसद के द्वारा किया जाता है। और यह कार्य संसद अकेले नहीं करती है, इसमें लोकसभा भी शामिल होता है और राज्यसभा भी शामिल होती है। तो यह इनका न्यायिक कार्य होता है। 7वें नंबर पे है निर्वाचन संबंधी कार्य। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदन भाग लेते हैं। तो जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तब भी लोकसभा और राज्यसभा भाग लेती है। उपराष्ट्रपति का भी जब चुनाव होता है तब भी दोनों मिलके कार्य करते हैं और इसमें भाग लेते हैं। तो इस तरह से आपने अभी अध्ययन किया कि लोकसभा और राज्यसभा के बारे में कैसी कैसी बातें या कैसे चुनाव हो सकता है। अब हम अध्ययन करेंगे लोकसभा के बारे में कि लोकसभा का चुनाव किस प्रकार से होता है तथा यह आगे किस तरह से काम करती है। लोकसभा, सबसे पहले इसका अध्ययन करेंगे हम इसकी रचना के बारे में। लोकसभा का निर्वाचन, लोकसभा भारतीय संसद की एक लोकप्रिय सदन है। ठीक है, लोकप्रिय से क्यों कहा गया है क्योंकि इसमें जनता जो है अपने प्रतिनिधि का चुनाव अपने इच्छानुसार करते हैं, क्योंकि इसमें जनता के प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और यही इसके अधिक शक्तिशाली होने का जो है गौरव से प्राप्त है। अधिक शक्तिशाली होने का कारण भी इसका यही है। लोकसभा का प्रत्यक्ष चुनाव निर्वाचन प्रणाली के आधार पर होता है। सभी नागरिकों को जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक हो गई हो उसे चुनाव में वोट देने का अधिकार होता है। चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली के आधार पर होता है और समस्त देश को लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। मतलब जितनी जनसंख्या होगी उतने ही ज़्यादा उसके निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं। और लोकसभा की सदस्य संख्या जो है
वो 552 है। ठीक है, अभी आप नीचे देखेंगे। तो इनका चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है। मतलब जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है वो लोकसभा के चुनाव में भाग ले सकते हैं। दूसरा है सदस्य संख्या। सन 1963 में संविधान के 14वें संशोधन के अंतर्गत इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 निश्चित कर दी गई है और 31वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत इसके निर्वाचित सदस्यों की संख्या 545 निश्चित की गई है। मतलब 63 में कितने थे? 552। फिर उसके बाद से जो है 31वां संवैधानिक संशोधन किया गया बाद में, तो उसमें सदस्य संख्या इनकी क्या की गई और कम कर दी गई है। ठीक है, 552 से कितनी कर दी गई? 545 निश्चित की गई है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों में से चुने जाते हैं और 20 सदस्य संघीय प्रदेश के क्षेत्रों में से चुने जाते हैं और 2 सदस्य ऐसे होते हैं जो एंग्लो इंडियन होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति अपनी तरफ से मनोनीत करते हैं। तो इस तरह से जो है कुल मिला के कितने हो गए? 545। अधिकतम कितनी है ये? 552। मतलब वर्तमान में 545 है और अगर संख्या बढ़ाई जाए तो किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? 552 से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर आती है योग्यताएं। लोकसभा की सदस्य संख्या के लिए निम्नलिखित योग्यताएं हैं। पहला कि वह भारत का ही नागरिक हो। दूसरा, उनकी आयु 25 वर्ष पूरी हो चुकी हो। अब आप सोच रहे होंगे कि राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है और यहाँ पर 25 वर्ष है। ठीक है, तो जो व्यक्ति वोट देता है उसकी आयु तो 18 वर्ष की होती है, लेकिन इसमें भी अलग अलग निर्धारित की गई है कि लोकसभा में जिनकी आयु 25 वर्ष हो चुकी है वो चुनाव लड़ सकते हैं और राज्यसभा में जिनकी आयु 30 वर्ष हो चुकी है वो चुनाव लड़ सकते हैं। वह संसद द्वारा निश्चित की गई योग्यता रखता हो। मतलब संसद ने लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो योग्यता निर्धारित की है उसे वह रखने की क्षमता रखता हो। फिर अगला पॉइंट है कार्यकाल या अवधि। तो जैसे आपने अभी अध्ययन किया कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संकट के समय इसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। मान लीजिए किसी सरकार का कार्यकाल पूरा होने में 5 वर्ष होने वाला है, 2-4 महीने बाकी हैं और उसी समय युद्ध हो गया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में संसद के द्वारा उनका कार्यकाल संकट काल की घोषणा कर दी गई हो तो उनका कार्यकाल जो है 1 वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ाया जा सकता है तब तक जब तक कि संकट काल की घोषणा समाप्त नहीं हो जाती है। यह 6 महीने से अधिक इसे नहीं बढ़ाया जा सकता। मतलब पहले 6 महीने के लिए, फिर आगे और 6 महीने के लिए। तो लोकसभा अस्थायी सदन होती है। अस्थायी से इसलिए कहा गया है कि इसके सारे सदस्य जो है हटाए जाते हैं, फिर से चुनाव होता है, फिर से मंत्रिपरिषद का विस्तार होता है। इसे 5 वर्ष अवधि पूरी होने से पहले राष्ट्रपति जब चाहे लोकसभा को भंग करके दोबारा चुनाव करवा सकता है। तो लोकसभा को पूरी तरह से भंग करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास होता है। अगला पॉइंट है अधिवेशन। संसद जब चाहे लोकसभा का अधिवेशन बुला सकता है, परंतु 1 वर्ष में 2 अधिवेशन अवश्य बुलाए जाने चाहिए, एक ग्रीष्मकालीन और दूसरा शीतकाल। ठीक है, तो साल में 2 बार इनकी बैठकें होती हैं, लोकसभा और राज्यसभा की, और दोनों के बीच में 6 महीने का अंतर होना चाहिए। फिर आता है पदाधिकारी। लोकसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष, जिसका चुनाव ये लोग क्या करते हैं? अपने में से ही करते हैं। मतलब 545 जो उनकी संख्या है उसी में से एक को अध्यक्ष बनाते हैं, एक को उपाध्यक्ष बनाते हैं। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना, लोकसभा में अनुशासन बनाए रखना, सदन की कार्यवाही को ठीक प्रकार से चलाना, यह सब कार्य किसका होता है? अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का। अब आता है लोकसभा की शक्तियां और उसके अधिकार।